प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फीचर्स क्या हैं इंश्योरेंस के, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इंश्योरेंस क्या है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, एक है इंश्योरर, एक है इंश्योर्ड। यानी कि मैं दो बंदों की बात करती हूँ, एक है इंश्योरेंस कंपनी की, एक है इंडिविजुअल की जिसकी इंश्योरेंस होनी है। और जब भी आप लोगों का कोई भी हैपनिंग होगी ऑफ सर्टेन इवेंट या फिर आपकी एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टर्म हो जाएगी, तो आपको पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, चाहे आपकी जैसे डेथ है वो होती है या आपका एक्सपायरी पीरियड है वो होता है, तो पैसा आपको मिल जाएगा। पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जनरल इंश्योरेंस की, तो अगर कोई इवेंट होएगा, फायर ब्रेकआउट होएगी या चोरी होएगी, उसी केस में आपको पैसा रिफंड होएगा, अदरवाइज वो रिफंड नहीं करेंगे। सो जनरल इंश्योरेंस सिर्फ आपको सिक्योरिटी एलिमेंट ही प्रोवाइड करती है। अब हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। प्रिंसिपल्स सिद्धांत, जिसको मैं कह दूं कि ये रूल्स हैं इंश्योरेंस के, कि किस किस बेसिस के ऊपर जो है वो मैं इंश्योरेंस करा सकती हूँ, या इंश्योरेंस कराते टाइम कौन कौन से रूल्स हैं जिनका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा है अटमोस्ट गुड फेथ। हम लोगों ने पहले भी ये टॉपिक डिस्कस करा था, अगर आपको याद हो फीचर्स में, कि जब भी इंश्योरेंस होएगी दोनों पार्टीज की तरफ से सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लोज की जाएंगी। अगर लेटर ऑन पता चलता है कि आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था, तो अगर कंपनी को ऐसा पता चलता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है। प्रॉक्सिमेट कॉज होता है नियर कॉज ऑफ डेथ। लिख लीजिए कि प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब है कि डेथ होने का रीजन क्या था, ठीक है। सबसे नियर कॉज आपने ढूंढना है। और इसी तरीके से आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि जो भी चीज, जिस चीज की भी आपने इंश्योरेंस करानी है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब कि उसके लॉस, अगर उसको कोई नुकसान होता है उस चीज को, तो आपको भी इससे जो है आप भी सफर करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी और की जो है इंश्योरेंस नहीं करा सकते, लाइक कोई नेबर है, आपको कोई सेलिब्रिटी पसंद है तो उसकी इंश्योरेंस करा दी, नहीं, ठीक है। तो आप इंश्योरेंस किसकी करा सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स की करा सकते हो या अपने एम्प्लॉयर की करा सकते हो। नेक्स्ट वन इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई होता है कंपनसेट करना। राइट डाउन, कंपनसेट करना कि अगर लॉस होता है तो आपको कितना पैसा मिलेगा। ये चीजें हम लोगों ने क्या करनी है डिटेल में हमने ये चीज करनी है कि कौन से रूल्स बताने पड़ेंगे, किस तरीके से बताने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल क्या है हमारा, एग्जाम्पल सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जो है ऊपर वाला जो है मीनिंग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा है मिस्टर ए टुक अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको समझाया ना मैंने अभी मीनिंग, कि अटमोस्ट गुड फेथ का मीनिंग ये है कि हर टर्म्स एंड कंडीशन इंश्योरर ने इंश्योर्ड को और इंश्योर्ड ने इंश्योरर को हर चीज बतानी है। अब हम पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है, कि मिस्टर ए ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस ही वाज अ स्मोकर एंड फेल्ड टू डिस्क्लोज दिस एक्ट। वो स्मोकर था, ठीक है, सिगरेट वगैरह पीता था। उसने ये चीज जो थी वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई, जिसकी वजह से लेटर ऑन स्मोकिंग की वजह से उसको कैंसर हो गया, और ये चीज तो उसने बताई ही नहीं कंपनी को। इन दिस सिचुएशन द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी लायबल टू बियर द फाइनेंशियल बर्डन। क्यों नहीं वो फाइनेंशियल बर्डन बेयर करेगी, क्यों नहीं उनको पैसा देगी? द रीजन बीइंग कि उन्होंने जो फैक्ट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कंसील करके रखी, वो डिस्क्लोज नहीं करी, ठीक है गर्ल्स। इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ये पॉइंट पढ़ोगे, कि जो भी आपका प्रिंसिपल है उसमें आप लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या आपको जैसे आपकी बुक में आई थिंक एग्जांपल होगी टीबी की, कि उसको टीबी था, उसने नहीं बताया, लेटर ऑन उसकी डेथ हो जाती है, तो ये पैसा नहीं देगी, क्योंकि जिस वजह से उसको उसकी डेथ हुई है वो रीजन उसने पहले नहीं बताया इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है बच्चे। अब ऊपर पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है, कि दोनों ने जो है वो फेथ, उनका ट्रस्ट होना चाहिए दोनों पार्टीज के ऊपर। दे मस्ट प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात करी है इंश्योरेंस कंपनी की, कि इंश्योरेंस कंपनी ने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो किसको बतानी है, इंश्योर्ड को, क्योंकि उसको पता चल जाए कि कल को इस रीजन से मुझे पैसा नहीं भी मिल सकता, तो मैं ये चीज आपको पहले ही बताऊंगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आता है द इंश्योर्ड शुड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन। अब मैंने
ये तो मैंने ऊपर वाला पॉइंट लिख लो अपने साइड पे, जब पढ़ना है आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज मैंने बात करी है ये इंश्योरेंस कंपनी ने बताना है किसको, इंश्योर्ड को, और ये जो है ये इंश्योर्ड बताएगा किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। कौन सी इंफॉर्मेशन बताएगा, जो भी उसकी सब्जेक्ट मैटर के साथ या उसकी लाइफ के साथ जितनी भी चीजें रिलेटेड है, मुझे कोई डिसीज है, स्वेयर डिसीज है या कोई और रीजन है, ये सारी चीजें जो हैं वो मेरी तरफ से कंपनी को बताई जाएंगी, ताकि कंपनी को लेटर ऑन किसी भी तरीके से कोई भी हम कहें कि लॉस जो है वो सफर ना करना पड़े। सो इसके बाद ये तो हमारा था कि हमने गुड फेथ की बात करी है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। मैंने आपको अभी बात करी है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है, नियर कॉज। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको ये भी एग्जाम्पल पढ़ाती हूँ, ये आपकी बुक में भी सेम है, पर पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि इंश्योरेंस मैंने कराई थी एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर मेरी जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, वो जो मेरी डेथ हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। आई रिपीट, एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए कि जो मैंने मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कि कल को एक्सीडेंट होएगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी, बट एक्सीडेंट नहीं हुआ, हार्ट अटैक की वजह से मेरी डेथ हो गई, तो इनके दैट केस कंपनी जो है वो पैसा नहीं पे करेगी, क्योंकि मैंने जो इंश्योरेंस जिस चीज के लिए कराई थी वो जो चीज थी वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं थी। ठीक है, सो फिर कंपनी पैसा नहीं पे करेगी। तो प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है, नियर कॉज ऑफ डेथ, कि जो डेथ हुई है उसका नियरेस्ट कॉज क्या है, रीजन क्या है। फिर दोबारा से एग्जाम्पल पहले पढ़ेंगे, देन ऊपर हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। इफ द शिप गेट्स डैमेज्ड, ठीक है, अगर कोई शिप थी वो डैमेज हो गई, कांस्टेंट फ्रिक्शन विद आइसबर्ग्स, आप लोगों को पता होगा कि जैसे समुद्र में जो है हम क्या कहें कि बर्फ के साथ टकराते टकराते, आइसबर्ग के साथ टकराते टकराते फ्रिक्शंस की वजह से जो मेरी शिप थी वो डैमेज हो गई, एंड दिस कॉजेज डैमेज टू स्टॉक एज वेल। अब देखो शिप जो डैमेज हुई है जिस मर्जी वजह से हुई है, पर स्टॉक भी मेरा जिसकी इंश्योरेंस कराई थी वो मेरा डैमेज हो गया। नाउ दिस डैमेज इज टू स्टॉक व्हिच इज इंश्योर्ड, हेंस इंश्योरेंस कंपनी पेज द कंपनसेशन। क्योंकि चाहे शिप डैमेज हुई है, मेरा स्टॉक भी तो साथ में डैमेज हुआ है। नियर कॉज ऑफ जो भी आप लोगों का कहें कि प्रॉब्लम थी, जो भी जो नुकसान हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, शिप की वजह से हुआ है। ज्यादा शिप को हुआ है, शिप डैमेज हुई है, पर उसकी वजह से मेरा स्टॉक भी खराब हो गया। ठीक है, तो स्टॉक तो डैमेज हुआ है ना, तो स्टॉक की इंश्योरेंस कराई थी, इसलिए कंपनी कंपनसेशन पे करेगी। अब दूसरी एग्जाम्पल इसको घुमा देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ये पॉइंट, कि मान लो शिप डैमेज हुई है कांस्टेंट फ्रिक्शंस की वजह से, पर उसकी वजह से स्टॉक नहीं खराब हुआ, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं बोल सकते कि मेरी शिप टूट गई है तो मुझे पैसा दे दो। इंश्योरेंस किस चीज की कराई थी, स्टॉक की। स्टॉक खराब हुआ नहीं हुआ ना, तो कंपनी पैसा नहीं पे करेगी। पर यहाँ पे स्टॉक खराब हुआ है, चाहे वो शिप की वजह से हुआ है चाहे वो फ्रिक्शंस की वजह से हुआ है, इसलिए कंपनी आपको कंपनसेशन पे कर रही है। तो अगर इसको मैं और इजी तरीके से मैं पढ़ूं तो वो ये चीज है कि जिस वजह से मुझे लॉस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, डेथ हुआ है, अगर वो कहीं ना कहीं मैंने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज मेंशन करी थी तो पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है गर्ल्स, अब यहाँ पे लिखा है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, यानी कि प्रॉक्सिमेट कॉज, नियरेस्ट कॉज, आगे लिख दिया है इसका मीनिंग कि सबसे पास वाला आपने रीजन ढूंढना है कि लॉस क्यों हुआ है। आगे लिख दिया है कि रीजन जो आपको लॉस हुआ है वो 2 या 2 से ज्यादा रीजंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि किसी बंदे की डेथ हुई है एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से ही उसको हार्ट अटैक आया है, तब भी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी रीजन है डेथ का वो चीज मेंशन होनी चाहिए कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी में। सो यहाँ पे भी सेम लाइन लिख दी उन्होंने कि ये प्रॉपर्टी की बात करी है कि आपने नियरेस्ट कॉज ढूंढना है। देन कहते हैं कि इफ द प्रॉक्सिमेट कॉज इज द वन इन व्हिच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, देन कंपनी जो है वो कंपनसेशन पे करेगी। जैसे इस केस में है कि जो भी रीजन है अगर वो रीजन मेंशन था तो आपको पैसा मिल जाएगा। सो ये तो आपका हो गया प्रॉक्सिमेट कॉज, नियरेस्ट कॉज।
कि जिस वजह से आपको लॉस हुआ है, अगर वो चीज मेंशन्ड थी कॉन्ट्रैक्ट में तो पैसा मिल जाएगा, अगर वो चीज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं थी तो पैसा नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था, प्रिंसिपल पढ़ा था, अटमोस्ट गुड फेथ, कि हर टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे क्या करनी पड़ेंगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, अगर नहीं की तो कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, पैसा नहीं मिलेगा। अभी हमने करा है प्रॉक्सिमेट कॉज, कि जिस भी रीजन की वजह से नुकसान हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कॉज जो है वो पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए, अगर वो नहीं मेंशन, जो जिस भी रीजन की वजह से डेथ हुई है तो पैसा नहीं मिलेगा, अगर वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज के साथ रिलेटेड है तो पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बच्चे एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, एग्जाम्पल में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल सेम नहीं है। आई थिंक आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी है वो ये दी है कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे हस्बैंड का वाइफ की लाइफ में होता है, ठीक है, जैसे फादर का उसकी डॉटर या सन, इस तरीके से आप किसी की भी इंश्योरेंस करा सकते हो, आप उस कार के ऑनर हो तो उस कार की इंश्योरेंस करा सकते हो। आई थिंक आपकी बुक में ये एग्जाम्पल है, पर मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंट एग्जाम्पल देने वाली हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले इन्होंने लिखा है द ऑनर ऑफ वेजिटेबल कार्ट हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दी कार्ट। ये वो जो सब्जी बेचने वाला है उसका अपनी जो भी हम कहें कि उसकी कार्ट में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने बाय करी है, वो उसकी है, ठीक है, उसकी वजह से ही वो क्या पैसा अर्न कर रहा है। So, however, if he sells the cart, he will no longer have insurable interest in it. जब तक तो मैंने उसको खरीदा हुआ है, जब तक मैं अपनी सब्जियां बेच रही हूँ उसके ऊपर, तो कहते तब तक मेरा उस चीज में इंटरेस्ट है। मान लो कि मैंने उसको सेल कर दिया, मैंने जो भी वो कार्ड था आप लोगों को बेच दिया, तो क्या अब मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? नहीं, क्योंकि अब मैंने आपको बेच दिया तो वो आपकी चीज है, वो मैं उसकी इंश्योरेंस क्यों कराऊंगी। आप इसकी अगर नई एग्जांपल लेनी तो आप कार की एग्जांपल ले लो, कि कार जब मैंने खरीदी थी मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, 2 महीने बाद मैंने वो कार थी वो पड़ोसियों को किसी को भी बेच दी, फिर मेरा उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने पैसे कमा लिए उसको बेच के। ये तो आपको समझ में आता है कि चीज बेचने के बाद वो आपकी चीज तो रहती नहीं है, जब आपकी चीज ही नहीं है तो आप इंश्योरेंस क्यों कराओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे लिखा है, द क्लेम ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, कि जो आपको पैसा मिलेगा इंश्योरेंस के ऊपर या इंश्योरेंस कराने पे, द इंश्योर्ड मस्ट बी ऑनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि ऑनर वो जो कार या यहाँ पे वेजिटेबल कार्ट की बात करी है, आप उसके ऑनर होने चाहिए जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा और जब आपका एक्सीडेंट हुआ। दोबारा इसकी कार की एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको ताकि आपको थोड़ा इजी समझ में आए। जब मैंने कार ली, अभी ये वाली लाइन समझा रही हूँ मैं आप लोगों को, कि जब मैंने कार ली उसकी मैंने इंश्योरेंस कराई, मैं तब भी ऑनर थी, और जब उस कार का साल बाद एक्सीडेंट हुआ तब भी मैं ही ऑनर थी, तो पैसा मिलेगा। आई रिपीट, जब मैंने कार खरीदी तब भी इंश्योरेंस कराई थी, तब भी मैं ही ऑनर थी, जब साल या 2 या 10 साल बाद भी उस कार का एक्सीडेंट हुआ तो तब भी मैं ही ऑनर थी, तो इंश्योरेंस जो है वो कंपनी मुझे पैसा दे देगी। दूसरी एग्जांपल समझो, जब मैंने कार खरीदी इंश्योरेंस कराई मैं ऑनर थी, साल बाद मैंने कार बेच दी, 2 साल बाद कहीं किसी और के हाथ में वो कार थी और फिर कार का एक्सीडेंट हो गया, क्या अब मैं ऑनर हूं उस कार की? नहीं, तो कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। बच्चे समझ में आ गया? इसलिए आपने इस वर्ड को, इस लाइन को स्टार मार्क कर लो, ध्यान से पढ़ना है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा तब और जब एक्सीडेंट हुआ, अगर दोनों टाइम के ऊपर आप ही उस चीज के ऑनर हो तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई भी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव नहीं होएगा। ठीक है जी, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब कार मेरे पास थी, एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी ने पैसा दे दिया, कल को मैंने कार बेच दी है, मुझे क्या पता अब कार किसके पास है, उसका अगर एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी का मुझे पैसा देने आ रही है? नहीं, ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरीके से मुझे पैसा जो है वो रिफंड नहीं करेगी। सो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सो हम पढ़ रही थी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट।
This principle says that individual must have insurable interest in the subject matter. Dear girls, please note down कर लीजिए, जहां पे भी word subject matter आएगा, it means जिस चीज की इंश्योरेंस कराई है, लिख लीजिए पंजाबी हिंदी में, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो, कि जिस चीज की मैंने इंश्योरेंस कराई है उस चीज को मैं सब्जेक्ट मैटर कहती हूँ। अगर मैंने कार की इंश्योरेंस कराई है तो कार सब्जेक्ट मैटर है, लाइफ की इंश्योरेंस कराई है तो वो पर्सन सब्जेक्ट मैटर है, स्टॉक की इंश्योरेंस कराई है तो वो स्टॉक सब्जेक्ट मैटर है। तो मैं हर जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी आपको टर्म्स यूज करी है, मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो पंजाबी में लिखते जाओ साथ साथ में। आगे लिख दिया इन्होंने, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, दैट द सब्जेक्ट मैटर फॉर व्हिच द इंडिविजुअल एंटर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्रोवाइड सम फाइनेंशियल गेन टू द इंश्योर्ड, कि जब तक वो चीज मेरे पास है मुझे उससे फायदा होना चाहिए और फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए अगर उसको कोई नुकसान हो जाए। कल को कार मेरी थी, एक्सीडेंट हो गया तो मुझे उसके ऊपर रिपेयर करानी पड़ेगी, तो फिर रिपेयर का खर्चा कौन पे करेगा, मुझे ही पे करना पड़ेगा ना। तो ये चीज है आप लोगों की यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज इंडेमनिटी। ये पॉइंट ना हमने कल करा था, बड़े अच्छे तरीके से करा था, अगर आई थिंक आपकी क्लास नहीं होगी तो आपको नहीं पता चला होगा। हमने एक बात करी थी, मैं दोबारा से ये चीज करा रही हूँ यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस की और जनरल इंश्योरेंस की। बच्चे, इंडेमनिटी, इंडेमनीफाई होता क्या है, लिख लीजिए कंपनसेट करना। अब मैं आपको दोनों केसेस के बारे में बताती हूँ, फिर हम पढ़ते हैं कि बीच में क्या लिखा है। देखो, लाइफ इंश्योरेंस मैंने 10 साल की कराई थी, अगर 10 साल में मेरी डेथ हो जाए तो पैसा मिल जाएगा, अगर 10 साल तक डेथ ना हो तब भी पैसा मिल जाएगा। नोट माय वर्ड्स, एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड यानी कि 10 साल, और हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट मतलब डेथ, जो भी हो जाए पहले पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम लाइफ इंश्योरेंस को लाइफ एश्योरेंस भी कहते हैं। ठीक है गर्ल्स, कि 10 साल की इंश्योरेंस कराई थी तो 10 साल पहले हो गई या डेथ पहले हो गई, पैसा मिलना ही मिलना है, देयर इज अ श्योरिटी। क्योंकि मान लो कि आपने लाइफ इंश्योरेंस कराई है, आपको पता है, क्या आप लोग इतने कंफर्म्ड हो कि 10 साल में आपकी डेथ होनी है? नहीं, आपको लगता ना ऐसे। तो फिर अगर मान लो मैं 10-20 लाख की इंश्योरेंस करा लूं, मैं इतना प्रीमियम दे दूं और 10 साल में मेरी डेथ ना हो और कंपनी पैसा ना दे, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस का केस क्या है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा, either at the end of fixed period or happening of certain event, पैसा मिलेगा। But in case of general insurance, case is different. अगर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, यानी कि मैं क्या कहूँ कि इवेंट हो गया जो भी हमारा है, तो पैसा मिल जाएगा। अगर ये इवेंट ना हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तो फिर ये तो आप बड़े लोग बड़े चालाक है, उनको लगेगा कि 10 साल तो कंप्लीट होने वाले हैं, हम ऐसे करते हैं कि अपनी कार तोड़ देते हैं, हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए कंपनी जो है वो किसी भी तरीके से आपको पैसा रिफंड नहीं करेगी, सिर्फ जनरल यानी कि फायर इंश्योरेंस के केस में, एक्सीडेंट इंश्योरेंस के केस में, डेथ इंश्योरेंस और बाकी ब्ला ब्ला जितनी इंश्योरेंस हमारी रह गई हैं, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के, अगर नुकसान होएगा तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। इंडेमनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर इवेंट हुआ तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पैसा इंडेमनीफाई कंपनसेट होएगा ही होएगा। ये चीज इसलिए मैंने आपको समझाई है विद एग्जांपल। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल सेज दैट इंश्योरेंस इज डन ओनली फॉर कवरेज ऑफ लॉस। आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते। हमने ये एग्जांपल भी करी थी, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मेरा 10,000 का स्टॉक था, ठीक है, या 10,000 का जो भी मेरी कार थी, 1 लाख की कर लेते हैं, 1 लाख की मेरी कार थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मेरा खर्चा आया 15,000। आई थिंक आपने ये एग्जाम्पल कहीं पढ़ी होगी। 10,000 की कार थी, कार के नुकसान के ऊपर रिपेयर कितनी हुई, 15,000। तो क्या अब इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख रुपए देगी? ये तो बड़ा फायदा हो गया कि कार को तोड़ो, 15,000 का खर्चा करो, कार जो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख रुपया दे रही है। नहीं, जितने अमाउंट का लॉस है सिर्फ उतने अमाउंट का पैसा बाय इंश्योरेंस कंपनी आपको दिया जाएगा। यही चीज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी की वजह से या इंश्योरेंस की वजह से आप कभी भी अपना प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सिर्फ आपको कितना पैसा मिलेगा, अमाउंट इक्वल टू दी एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, एक्सीड नहीं कर सकता लॉस से। लॉस 15,000 का हुआ था तो 15,000 ही इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगा, 16,000 भी नहीं मिलेगा।
ठीक है। सो ये चीज है आप लोगों की। अब यहाँ पे लिख दिया लास्ट टाइम में, दिस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लाइफ इंश्योरेंस। भाई लाइफ के केस में किसी पर्सन की डेथ हुई है तो क्या आप लोग ये पता लगा सकते हो उसकी कितनी डेथ हुई है? ये चीज पता करना कि उसकी कितने हम कहें कि कितने परसेंट डेथ हो गई, इतना अमाउंट इंडेमनिफाई कर देंगे, तो ये चीज को कैलकुलेट करना, इस चीज के बारे में पता लगाना लाइफ इंश्योरेंस के केस में पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिर्फ आपका एप्लीकेबल है ओनली इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, कि हम अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो चेक कर सकते हैं। सो लास्ट ये पॉइंट करेंगे, रेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अभी मैं ये पॉइंट आपको क्लियर करा दूं। एग्जाम्पल, if a person get his stock insured for worth rupees 50,000, 50,000 का स्टॉक था। अमाउंट ध्यान से पढ़िए सारे बच्चे, स्टॉक कितने का था? 50,000 का। आपने इंश्योरेंस कितने की ले ली? 70,000 की। कल को आपने ये सोचा कि 50,000 का नुकसान होएगा तो मुझे कितना कंपनी पैसा देगी? 70,000। 20,000 आपको फायदा, क्योंकि अमाउंट चीज कितने की है मेरी? 50,000 की। कंपनी 70,000 दे रही है तो 20,000 मुझे क्या हो जाएगा? फायदा। तो हमने अभी पॉइंट पढ़ा कि आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सिर्फ जितने का लॉस हुआ है उतना पैसा मिलेगा। तो लॉस कितने का हुआ फिर? अगर स्टॉक मेरा 50,000 का है तो स्टॉक अब नुकसान कितने का हुआ? 50,000 का। तो कंपनी कितना पैसा देगी? सिर्फ 50,000 इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर चाहे आप 1 लाख की ले लो। आगे पढ़िए, पूरी एग्जांपल में पढ़ रही हूँ कि अगर एक पर्सन का स्टॉक था, उसकी इंश्योरेंस आप लोगों ने जो भी उसकी वैल्यू थी 50,000 की थी, आप लोगों ने 70,000 की इंश्योरेंस ले ली, फायर हुई, उसकी वजह से स्टॉक डैमेज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी? 50,000। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ लॉस नॉट 70,000। अगर इस तरीके से तो लोग क्या करेंगे कि अगर उनकी कार 2 लाख की है तो 5 लाख की भी इंश्योरेंस करा लेंगे, और क्या करेंगे 2 लाख का वो नुकसान करा के 5 लाख कंपनी से लेके 3 लाख का प्रॉफिट। ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। सो कितना अमाउंट, इसीलिए मैंने आपको पहले मीनिंग करा दिया है। मीनिंग में लिखा है कि जितने अमाउंट का लॉस है सिर्फ उतना अमाउंट आपको कंपनसेट होएगा, इससे ज्यादा पैसा जो है आप लोगों को किसी भी तरीके से कंपनसेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पॉइंट करते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन होता है, लिख लीजिए, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। शूज जूते जिसको हम बोलते हैं, वो वर्ड लिखना है, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। कि मेरी जगह पे आके, ये फ्रेज है, मैं ये कहती हूँ कि कल को कोई नुकसान होता है तो आप मेरी जगह पे आके लड़ोगे, उसको कहते हैं स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर, कि दूसरों की जगह पे आके आपने काम करना है। पहले पढ़ेंगे एग्जाम्पल, देन वी विल रीड की मीनिंग में क्या लिखा है। इफ मिस्टर ए गेट्स इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, ठीक है, किसी की ड्राइविंग की वजह से या जिस तरीके से भी थर्ड पार्टी की वजह से आपको आपका जो रोड एक्सीडेंट हुआ, द कंपनी विद विच मिस्टर ए टुक द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस will compensate the loss occurred to Mr. A। तो यहाँ पे लिखा है कि वो कंपनी जिसकी, जहां से मैंने इंश्योरेंस कंपनी ली थी, वो मुझे क्या करेगी? कंपनसेट करेगी। तो सिंपल सी बात लिखी है कि मुझे नुकसान हुआ है, मेरा जो है, मैंने एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराई थी, मेरा नुकसान हो गया, तो कंपनी जो है जहां से भी मैंने इंश्योरेंस ली थी वो मुझे क्या कर रही है? कंपनसेट कर रही है, मतलब रिफंड कर रही है, या आपको कहूँ कि मैं पैसा दे रही है मुझे। आगे पढ़िए, एक्चुअल लाइन आगे लिखी है, एंड विल बी सूड द थर्ड पार्टी टू रिकवर द मनी पेड एज क्लेम। ए ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ली, कंपनी ने मुझे पैसा दे दिया, कंपनी अपना नुकसान क्यों कराएगी? अब कंपनी वो थर्ड पार्टी से क्या करेगी? पैसा रिकवर करेगी। स्टेपिंग, देखो मेरा नुकसान हुआ था, मैं क्यों लड़ू तीसरे बंदे के साथ, जबकि मैंने इंश्योरेंस कराई है। फिर इंश्योरेंस कंपनी मेरी जगह पे आके किससे लड़ेगी? थर्ड कंपनी से या थर्ड पार्टी से लड़ेगी कि ये जो इंश्योरेंस हुई है या ये जो नुकसान हुआ है, ये कंपनी किसको कंपनसेट करेगी? अल्टीमेटली टू दी कंपनी को। आई रिपीट, मेरा अगर कोई भी नुकसान होता है, कंपनी की तरफ से मुझे पैसा मिल जाएगा। और कंपनी, देखो अगर मान लो हमारा नुकसान होता है तो हम जाते हैं ना थर्ड पार्टी के पास, मान लो बी पर्सन है वो, हम कहते हैं कि हमें पैसा दो, पर मैं नहीं यहाँ पे कह रही हूँ, कंपनी मेरे बिहाफ के ऊपर बी से पैसा रिकवर करेगी।
ये चीज लिखी है, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर, कि अगर आपका लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर तीसरी पार्टी से पैसा रिकवर करेगी। आप देखते हो कि जब रोड एक्सीडेंट होते तो होता क्या है, बेसिकली कंपनीज जो है वो मतलब हम लोग जो है बेसिकली क्लेम कर देते हैं, हमें तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता है, बाकी इंश्योरेंस कंपनी जाने और थर्ड कंपनी पार्टी जाने की कंपनसेशन कैसे होगी उनकी, तो वो हमारा कोई लिंक नहीं है उनके साथ। Subrogation means one party stands in for another, कि एक पार्टी दूसरों के लिए खड़ी हो रही, तो यहाँ पे एक पार्टी कौन है, इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए खड़ी होके जो है वो पैसा मांगेगी। As per this principle, after the insured, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आफ्टर द इंश्योर्ड देयरफॉर द इंडिविजुअल हैव बीन कंपनसेटेड फॉर द इनकर्ड लॉस, जो भी मुझे लॉस हुआ है वो मुझे मिल जाएगा। द राइट्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी गोज टू द इंश्योरर, तो जो भी मेरी चीजें हैं, जो मेरे राइट्स हैं, वो किसको चले जाएंगे, टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरा उनके साथ जो भी लेन देन है वो खत्म हो जाएगा, मुझे उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा मिल गया, मैं घर पे चली गई, बाकी इंश्योरेंस कंपनी जाने और थर्ड पार्टी जाने। स्टिल अगर आपको ये प्रॉब्लम पॉइंट में ना समझ में आई या पॉइंट ना समझ में आए, हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। सो लास्ट हमारा टॉपिक है, सॉरी 2 रहते हैं अभी। सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बड़ी अच्छी बात है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपनी एग्जाम्पल लेती हूँ, एक बी कंपनी की एग्जाम्पल लेती हूँ, एक सी कंपनी की एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल नीचे वाली उठा रही हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे सपोज करने के लिए बोल रही हूँ। आपकी कोई वैल्यू थी किसी स्टॉक की, ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी थी 6 लाख की, आपने बड़ा दिमाग लगाया, आपने सोचा कि आप ऐसे करते हो कि 3 लाख की इंश्योरेंस यहाँ से ले ली, 2 लाख की इंश्योरेंस यहाँ से ले ली, 1 लाख की इंश्योरेंस यहाँ से ले ली, ठीक है, या मैं ये कहूँ कि आपने इतने ज्यादा अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ से ले ली। आपको लगा कि कल को चाहे 4 लाख का भी अगर नुकसान हो गया तो मैं सारी कंपनी से पैसा ले लूंगा और मुझे 6 लाख मिल जाएगा, मेरा तो बेनिफिट हो जाएगा। इतनी ज्यादा इंश्योरेंस, हम कहते हैं ना कि बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी लगा कर ली है हम लोगों ने, अप्लाई कर ली है, जब नुकसान होएगा तो सारी कंपनीज की तरफ से मुझे पैसा मिल जाएगा। नहीं, अगर आप लोग मोर देन 1 कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो, ऊपर भी लिखा हुआ है कि अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी भी सब्जेक्ट मैटर की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है एक या एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से, तो जितने अमाउंट का लॉस हुआ है दैट विल बी कंपनसेटेड बाय डिफरेंट कंपनी इन दी सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि 3 लाख की, 2 लाख की, 1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, अगर लॉस होता है प्रॉपर्टी को 3 लाख का, तो सारी कंपनीज जो हैं वो 3:2:1 में जो है पैसा कंपनसेट करेंगी। किसको करेंगी? जिसकी प्रॉपर्टी है एक ही। ऐसा नहीं है कि 2 लाख का या 3 लाख का नुकसान हुआ है तो सारी कंपनी से आपको 6 लाख मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? हिस्सा डालना। तो हम कितना हिस्सा डालेंगे? जितना मेरा जो है प्रोपोर्शन, जितनी मेरी रेशियो बनती है। एग्जाम्पल में आपको दे देती है, अपनी कैलकुलेशन कर लेना। मान लो 3 लाख, ठीक है, इसका 3/6 जैसे हम